स्वागत है आप सबका अपने चैनल शक्ति एजुकेशन पर। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो जीके का जो पोर्शन है जिसमें बिहार जीके का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, तो हमने इसका पहला भौगोलिक परिचय क्लास 1 ले लिया है जो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और ये दूसरा क्लास है ऐतिहासिक परिचय। ये जो दूसरा क्लास हम देखेंगे ऐतिहासिक परिचय बिहार का, और इसका दूसरा क्लास इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बिल्कुल विजुअली और एकदम व्याख्या के साथ हम देखेंगे, जिससे आपका 15 एमसीक्यू के साथ बहुत सारा फैक्ट तैयार हो जाएगा। अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो आदिकाल का क्लास टॉपिक वाइज हमने 3-4 इसमें शुरू से पढ़ाया है, तो उसको भी आप जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं ऐतिहासिक परिचय भूगोल का, और भौगोलिक परिचय हमने पहले से पढ़ा दिया है तो इसमें देख सकते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न यह कह रहा है, यहाँ पर आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर यह कह रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार का नाम किस प्राचीन शब्द से उत्पन्न हुआ है। बिहार, चरणामृत या बहार या बोध। तो बिहार जो नाम, ये बहुत प्यारा नाम जो है बिहार राज्य का, यह किस शब्द से, यहाँ प्राचीन शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो बिल्कुल आपको कमेंट में बताना है सही ऑप्शन क्या है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, आप देख सकते हैं सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए विहार। क्या हो जाएगा, विहार। विहार शब्द का विश्लेषण हम करते हैं यहाँ पर, क्यों विहार से बिहार को लिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जो बताया जा रहा है कि बिहार जो है, व्याख्या इसका हम देखते हैं कि बिहार का नाम बौद्ध धर्म के विहार शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास। यानी प्राचीन काल में यहाँ बहुत अधिक संख्या में बौद्ध बिहार थे, इसी कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। क्योंकि जो बौद्ध धर्म का संस्थापक और भगवान महात्मा जो बुद्ध हुए, बिहार की धरती पर जहाँ जहाँ उनके भिक्षुओं का उनका जो निवास स्थान बनता था उन्हें विहार कहा जाता था, इसीलिए इस पूरे क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। तो यानी बिहार शब्द बिहार से आया हुआ है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर कि दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राचीन काल में किस शासक ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी और उसे शक्तिशाली बनाया। यानी कि प्राचीन काल में किस शासक ने मगध साम्राज्य की स्थापना की और उसे क्या बनाया, शक्तिशाली। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंबिसार या अशोक या अजातशत्रु। तो कौन सा ऐसा जो शक्तिशाली साम्राज्य बनाया जो मगध का, वो कौन सा शासक था। तो बिल्कुल आपको कमेंट में बताना है, तो कमेंट में आप जानते हैं तो बिल्कुल बता सकते हैं। तो बिल्कुल बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, बिंबिसार। कौन बनाया, मगध साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किए गए, तो बिंबिसार के द्वारा किया गया। आइए जरा इसका हम विश्लेषण करते हैं। देखिए हम इसी तथ्य के साथ बिल्कुल आपके दिमाग में छाप देंगे, क्योंकि तथ्य और विजुअली के साथ आपको बिल्कुल फैक्ट दिमाग में होगा। 15 एमसीक्यू जरूर है, लेकिन आपको बहुत सारा फैक्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहिए। यहाँ पर देखिए व्याख्या में देखते हैं कि हर्यक वंश के राजा बिंबिसार, कौन वंश के राजा, हर्यक वंश के राजा। अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि बिंबिसार जो है किस वंश का राजा था, तो हर्यक वंश का। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले कूटजन्य नीति जो है और वैवाहिक संबंधों के जरिए मगध साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया था। तो बिल्कुल आप याद रख सकते हैं, बिंबिसार हर्यक वंश मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न यह है कि विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र डेमोक्रेसी बिहार के किस स्थान पर स्थापित किया गया था। तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि यहाँ पर किस स्थान पर स्थापित किया गया था। यानी कि विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र डेमोक्रेसी उस समय की बात में, माने उस समय में राजतंत्र में लोकतांत्रिक जो साम्राज्य बनाया गया, वो राज्य कौन सा था। पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, नालंदा, वैशाली या गया। तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपको कमेंट में बताना है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे ऐतिहासिक और भौगोलिक से। तो भौगोलिक परिचय तो पहला क्लास हमने ले लिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। और दूसरा क्लास जो है ये अभी चल रहा है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वैशाली। वैशाली जो है क्या है कि विश्व का पहला लोकतंत्र डेमोक्रेसी बिहार के इस स्थान को स्थापित किया गया था। जरा इसका हम विश्लेषण देखते हैं कि इस विश्लेषण में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार का वैशाली नगर विश्व का सबसे पहला गणतंत्र रिपब्लिक माना जाता है, जहां वज्जी यानी वज्जी संघ के लिच्छवी शासकों ने लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो वैशाली आपको याद रखना है, पहला जो है लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी राज्य के रूप में स्थापित किया गया था उस समय में। तो आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न आप देखिए यहाँ पर, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि प्राचीन जो भारत का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय किस गुप्त शासक ने बनवाया था। VIMP, इसको नोट कीजिएगा, VIMP। यहाँ पर कोई भी आप अगर किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस बिहार का तो पूछा ही जाना है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है बिहार के बहुत सारी भर्तियों में, जो बिहार जीके का रोल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन आपके पास है समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या
कुमारगुप्त प्रथम या धर्मपाल, किसके द्वारा जो नालंदा विश्वविद्यालय जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ था और आज भी है, जो नालंदा विश्वविद्यालय था, यहाँ पर विदेशों से वहाँ पर बाहर से विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे, तो किस शासक द्वारा यह बनवाया गया था? तो बिल्कुल जो ऑप्शन यहाँ पर आप अगर बी मान रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कुमारगुप्त। कौन सा बनवाया यहाँ पर? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की इसका स्थापना और इसका जो प्रसिद्धि है उसी के नाम पर यह नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त शासक ये कुमारगुप्त प्रथम द्वारा बनवाया गया था। तो आइए इसका विश्लेषण हम देखते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नालंदा विश्वविद्यालय, और यहाँ पर देख रहे हैं कि 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की जाती है नालंदा विश्वविद्यालय की, और शैक्षणिक केंद्र बौद्ध धर्म, दर्शन और विज्ञान की शिक्षा का केंद्र था। और गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह पूरे विश्व में बौद्ध धर्म, दर्शन और विज्ञान की शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। तो आप बिल्कुल याद रख सकते हैं कि कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। अब यहाँ पर आप अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? बिल्कुल आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। चंद मिनटों में हम यहाँ पर 15 MCQ तुरंत हल करने वाले हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन सांग ने बिहार के किस विश्वविद्यालय में रहकर पढ़ाई की थी? विक्रमशिला, ओनदत्तपुरी विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय या तिलठक विश्वविद्यालय? तो बिल्कुल यहाँ पर चीनी यात्री ह्वेन सांग बिहार के किस विश्वविद्यालय में रहकर पढ़ाई की थी? तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल तो सही ऑप्शन 5वें नंबर का भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी चीनी यात्री ह्वेन सांग भी सोचिए कि यहाँ पर विश्वविद्यालय हमारे देश में, भारत में रहकर यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, तो उस समय हमारा भारत का गौरव कितना बढ़ रहा होगा। आगे देखते हैं, इसका व्याख्या में देखते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, अभी हमने देखा, और बौद्ध धर्म, दर्शन का, विज्ञान का शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा। और चीनी यात्री ह्वेन सांग जो है यहीं पर आया था, पढ़ा और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 6 नंबर प्रश्न यह कह रहा है कि यहाँ पर पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना है, इस नगर की स्थापना किस राजा ने की थी? पहला है अजातशत्रु, दूसरा है अशोक, और यह उदयन या महापद्मनंद। कौन किया था यहाँ पर? तो अजातशत्रु या उदयन या अशोक या महापद्मनंद कौन किया था? तो बिल्कुल यहाँ पर आप जो पाटलिपुत्र आज पटना के नाम से, इसी पटना का नाम क्या है पुराना? तो पाटलिपुत्र। इस नगर की स्थापना कौन किया था? तो यहाँ पर बिल्कुल बी इज द करेक्ट ऑप्शन, उदयन ने यहाँ पर स्थापना इसकी की थी। किसकी? पाटलिपुत्र से यहाँ पर जो वर्तमान। तो इसमें जो ये उदयन को आप देख रहे हैं, ये उदयन जो था अजातशत्रु का पुत्र था, और गंगा और सोन नदी के संगम पर यह पाटलिपुत्र नगर की रचना की, और अपनी जो राजधानी राजगृह यानी आज राजगीर के नाम से जानी जाती है, वो उसकी वहाँ से बदल करके पाटलिपुत्र किया। और गंगा और सोन नदी का यह संगम है पटना नगरी। यहाँ पर देख सकते हैं ये पाटलिपुत्र, जिसका वर्तमान नाम पटना है। तो यह अजातशत्रु का पुत्र था और गंगा सोन नदी का संगम पर इसकी स्थापना करता है, नाम देता है। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 7 नंबर प्रश्न है कि मौर्य वंश के किस महान शासक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, बिंदुसार या दशरथ मौर्य? बहुत ही VIMP का क्वेश्चन है, 7वां नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कौन सा ऐसा कलिंग युद्ध के बाद जो है हिंसा त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था मौर्य वंश का शासक? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप सोच रहे होंगे, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है 7 नंबर का सी, सम्राट अशोक। कौन थे? सम्राट अशोक ने वहाँ पर कलिंग युद्ध के बाद क्या कहते हैं, बहुत नरसंहार इन्होंने देखा, और उसके बाद इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो यहाँ पर इसका विश्लेषण में हम जरा देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्याख्या में इसका कि सम्राट अशोक 261 ईसा पूर्व BC मतलब कलिंग युद्ध के भयानक नरसंहार को देखकर युद्ध न करने का फैसला लिया, तलवार फेंक देते हैं उसके बाद, और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर धम्म यानी शांति और नैतिकता का प्रचार किया। महत्वपूर्ण घटना में कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व माना जाता है। परिवर्तन मैंने भयानक नरसंहार देकर इतना वहाँ पर नरसंहार हुआ कि पूछिए मत। तो यहाँ पर ये अपना तलवार फेंक देते हैं, और वहाँ पर जो कलिंग नरेश थे उनकी भी पुत्री से ये शादी करना चाहते थे। और युद्ध में वहाँ का नियम था कि कलिंग का जब युद्ध किसी और दूसरे राजाओं से होता था तो वहाँ के सभी लोग लड़ते थे, वहाँ की लड़कियाँ रानियाँ भी लड़ती थीं। तो जिनको ये चाहते थे कलिंग नरेश की पुत्री को, वो भी लड़ रही थी, और इनके तलवार से उसकी भी मुड़ी कट जाती है, जिसको देख करके इनका एकदम शरीर कांप जाता है। तलवार फेंक देते हैं और बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है, और बिल्कुल युद्ध करना छोड़ देते हैं। तो वहीं से ये कलिंग का युद्ध कहा जाता है इसे। बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा। अगला प्रश्न हम यहाँ पर 8 नंबर देखते हैं।
कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था? पावापुरी, बोध गया, कुंडग्राम, वैशाली या राजगीर? तो बिल्कुल आपको ये तीर्थंकर से तो यहाँ पर 24वें तीर्थकार भगवान महावीर का जन्म जो बिहार के किस स्थान पर हुआ है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है यहाँ पर पावापुरी, बोध गया, कुंडग्राम या राजगीर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था इनका जन्म। तो यहाँ पर जन्म स्थान इनका है। आगे व्याख्या में हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। उनका निर्वाण मोक्ष बिहार के ही पावापुरी में हुआ था। यानी कि निर्वाण मोक्ष यानी शरीर त्यागना का पावापुरी में हुआ और यहाँ पर कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था जन्म। तो जन्म स्थल कुंडग्राम वैशाली, तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर थे और मोक्ष और निर्वाण पावापुरी में। अंतिम जो बिहार का अंतिम तीर्थंकर पावापुरी में इनका जो मोक्ष निर्वाण हुआ और अंतिम तीर्थंकर भी हुए। तो यहाँ पर 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर जो हुए, जैन धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। तो ये क्या है, इनका जो निर्वाण वाला याद रखना है पावापुरी और इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं कि भगवान बुद्ध को ज्ञान जो प्राप्ति हुई थी बिहार के किस स्थान पर हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति क्या सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया, वैशाली, कहाँ पर प्राप्ति हुई थी? यहाँ पर बिल्कुल आपको बताना है। तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोध गया। कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। तो बिल्कुल आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पर व्याख्या में देखते हैं भगवान बुद्ध के बारे में कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या करने के बाद ज्ञान को प्राप्ति होती है और जिसके लिए बाद में भगवान बुद्ध कहलाए। ज्ञान स्थल बोध गया बिहार, बोधि वृक्ष के नीचे यानी बरगद का जो पेड़ था, पीपल का जो पेड़ माना जाता है यहाँ पर। और ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध कहलाए और अपनी जो पहली शिक्षा है उत्तर प्रदेश में सारनाथ में ये देते हैं। और सारनाथ आजकल वैश्विक धरोहर में भी शामिल कर दिया गया सारनाथ को, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? पहला पटना, गया, सासाराम या भागलपुर? तो सिख धर्म के 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह कहलाते हैं, तो उनका जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था? तो आपको बिल्कुल बताना है। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है। तो पटना साहिब, बिल्कुल आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, पटना साहिब, यही सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। तो आप देख सकते हैं इमेज में, पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर विश्लेषण में हम देखते हैं, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के बाद यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न आता है कि बिहार के किस शासक ने दिल्ली के मुगल सम्राट को हराकर सूडी साम्राज्य की स्थापना की और प्रसिद्ध जीटी रोड बनाया जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड बोला जाता है? तो बिल्कुल इस रोड के नाम से ही आपको जो शासक है याद आ जा रहा होगा दिमाग में कि बिहार का कौन सा शासक दिल्ली के मुगल सम्राट को हरा करके सूडी साम्राज्य की स्थापना करता है और प्रसिद्ध जीटी रोड ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाता है? पहला ऑप्शन शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, जलाल खान सूरी या सिकंदर सूरी? तो यहाँ पर बिल्कुल आप सभी को पता होगा जरूर, शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया जीटी रोड है, यानी कि 11 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा करके दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। दिल्ली के सिंहासन पर ये अधिकार कर लेते हैं, किसको हरा करके? हुमायूं को हरा करके। और प्रशासनिक सुधार भी करते हैं, ग्रैंड ट्रंक यानी जीटी रोड जिसका निर्माण कराया सोनार गांव से पेशावर तक यहाँ पर। और रुपया जो है मुद्रा की शुरुआत की, और रुपया जो मुद्रा है, हमारा जो पैसा मुद्रा रुपया है, उसकी शुरुआत इन्होंने की। तो सासाराम के शेरशाह सूरी इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय में ये शामिल है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न इन्हीं शेरशाह सूरी से है कि शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध मकबरा यानी टॉम्ब जो है बिहार के किस शहर में स्थित है? बहुत बार ये पूछा गया है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है। तो क्या ऑप्शन पटना, सासाराम, रोहतास या गया? तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सासाराम में शेरशाह सूरी। तो आप ट्रिक से याद रखते हैं, शेरशाह सूरी मकबरा सासाराम, शेरशाह सूरी सासाराम, यानी शेरशाह सूरी का मकबरा ये सासाराम बिहार में आप देख सकते हैं इस तरह का। तो ये सासाराम बिहार में बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहे शेरशाह सूरी और बहुत ही बलवान और वीर शासकों में इनकी गिनती होती है। तो इनका मकबरा सासाराम में आपको याद रखना है बिहार के। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कृत्रिम जो झील देख रहे हैं ना आप, ये झील के भीतर यहाँ पर इनका मकबरा है और कृत्रिम झील के बीचों बीच स्थित है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला का इस पर अद्भुत नमूना बनाया गया है और अद्भुत सुंदर निर्माण है। सासाराम में स्थित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर स्थल माना जाता है और ये चारों तरफ इसका जो कृत्रिम झील बनाया गया है और इसके बीच में इनका मकबरा है। तो सासाराम मकबरा शेरशाह सूरी का याद रखेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न हम देखते हैं 13 नंबर और 2 प्रश्न है कि 1857
के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, पीर अली खान या नाना साहेब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीरवर कुंवर सिंह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बिहार का नेतृत्व करने वाले जो महानायक के रूप में यहाँ पर उभर कर आते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर उत्तर भी इसमें दिया है कि आप देख सकते हैं कि ए जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर साइड में आप देख ही रहे हैं, बीरवर कौन थे? बीर कुंवर सिंह थे। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आप इनका जरा विश्लेषण में देखेंगे तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विद्रोह में बिहार का नेतृत्व करने कुंवर सिंह जो जगदीशपुर भोजपुर जिला में जगदीशपुर के 80 वर्ष के जमींदार थे और उन्होंने बिहार के आंदोलन का मुख्य नेतृत्वकर्ता माना जाता है उनको, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अदम्य वीरता दिखाई और जगदीशपुर की फिर से स्वतंत्र कराया। और उनके नेतृत्व और संघर्ष ने बिहार में विद्रोह की एक नई शिक्षा को जन्म दिया। तो यहाँ पर बीरवर बाबू कुंवर सिंह को आप याद रख सकते हैं। 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व कर रहे थे जगदीशपुर से भोजपुर जिला में। आगे हम देखते हैं यहाँ पर जो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 14 नंबर। तो 14 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन जो है बिहार के किस स्थल से शुरू किया था? पटना या छपरा या चंपारण या मुजफ्फरपुर। यानी कि महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन बिहार से शुरू किया था, लेकिन कौन सा स्थान था वह जहाँ से शुरू किए थे? तो यहाँ पर आप याद देख सकते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917। भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन यहाँ पर चंपारण, कौन सा? चंपारण जो है यहाँ पर हो जाएगा कि चंपारण से 1917 में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन होता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। अगला यहाँ पर विश्लेषण में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ विश्लेषण करते हैं कि 1917 में चंपारण बिहार में तीन कठिया पद्धति को इन्होंने फैरसेंसर की मार को कलिवत इंडिगापन जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुख्य कारण था। वहाँ पर तीन कठिया पद्धति इसको बोला गया। और आंदोलन ब्रिटिश जमींदारों द्वारा नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ संघर्ष करना। गांधी जी के नेतृत्व में किसानों को सफलता मिली और तीन कठिया पद्धति जो है समाप्त हो गई। तो 1917 में जो किसान आंदोलन हुआ तीन कठिया पद्धति को समाप्त किया गया जो नील की खेती करने वाले किसानों से संबंधित था। अगला प्रश्न हम 15 नंबर लास्ट देखते हैं कि 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप, बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया प्रांत राज्य कब बनाया गया? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर में एक बिहार अलग प्रांत राज्य बना बंगाल प्रेसिडेंसी 22 मार्च 1912 को। किस सन को? ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च 1912 को यहाँ पर क्या बनाया गया? यह बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया प्रांत राज्य जो है बनाया गया। यहाँ इसका विश्लेषण जरा हम देखते हैं। विश्लेषण में क्या है? विश्लेषण में ये है कि बिहार की एक पहचान 22 मार्च 1912 को बिहार को आधिकारिक तौर पर बंगाल विभाजन से अलग कर दिया गया, बंगाल विभाजन जिसको कहा गया। और 22 मार्च को पूरे उत्साह के साथ हर साल बिहार दिवस मनाया जाता है। और मुख्य बिंदु में आप याद रख सकते हैं कि स्थापना संस्कृति और गौरव के लिए स्थापना संस्कृति और गौरव का प्रतीक है बिहार दिवस। स्थापना समारोह 22 मार्च 1912 यानी बंगाल विभाजन जब हुआ था 1912 में। तो बिल्कुल आप याद रख सकते हैं। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं। और इसका जो पहला क्लास है भौगोलिक परिचय का, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा।